चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है तो मुझे इंटीमेट कर दीजिए, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने जो है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर देखा था, ठीक है। और कल के लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट रिएक्टर के बारे में देखेंगे, दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है, PWR. So now write down the some question will be there. ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखें। Now write down the first question. पहला क्वेश्चन है कि आपका बोल रहा है the efficiency of nuclear power plant, the efficiency of nuclear power plant of the nuclear power plant, the efficiency of nuclear power plant is less than that of a कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल क्या होता है बेटा? मैंने आपको दो टाइप का फ्यूल बताया था, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल में भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट कोल का होता है, दैट इज कोल के बारे में बात करें, ठीक है। लेस देन दैट ऑफ ए कन्वेंशनल fuel fired thermal power plant because of ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, द इफिशियंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट। कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट में कन्वेंशनली कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? जनरली आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जनरली वो कोल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है आपकी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी आपके थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी से कम होती है। क्यों? मैंने आपको बताया था क्योंकि आपका जो स्टीम जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका सुपर हीटर और रीहीटर नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि आप जो है वाटर यूज करते हैं स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास होती है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो जनरली प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन में आपको दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लेस रिजेक्शन ऑफ हीट, लेस रिजेक्शन मीन्स होता है हटा देना, रिजेक्ट कर देना किसी भी चीज को। लेस रिजेक्शन ऑफ हीट in the condenser कंडेंसर में आपको मालूम है कि जो स्टीम होती है, एक्सहॉस्ट स्टीम होती है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है। तो आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उससे क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? निकालते हैं। हीट को क्या करते हैं?
आप रिजेक्ट कराते हैं, ठीक है, हीट को रिजेक्ट कराते हैं। स्टीम से हीट को जैसे ही निकाल लेंगे वैसे ही आपका जो है स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं, कंडेंसर तो लगभग सेम ही काम करता है स्टीम को वाटर से, उससे इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं आता जाता, ठीक है, जनरली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दैट इज नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर कंडीशन, दैट इज हायर टेम्परेचर कंडीशन, हायर टेम्परेचर कंडीशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेम्परेचर कम होता है, कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी थर्मल पावर प्लांट से इसलिए कम नहीं होती क्योंकि उसमें टेम्परेचर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज हायर प्रेशर कंडीशन, हायर प्रेशर कंडीशन, हायर प्रेशर कंडीशन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी इसलिए भी कम नहीं होती क्योंकि आपका जो है प्रेशर की कंडीशन ज्यादा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रेशर भी कम होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी इसलिए कम होती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, दैट इज लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड प्रेशर कंडीशन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? That correct answer is option number D, the correct answer. आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी कम होती है थर्मल पावर प्लांट से क्योंकि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में लो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होती है, ठीक है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the first nuclear the first nuclear power plant, the first nuclear power plant installed in India, installed in India is, इंडिया में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड किया था वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज कोटा, जो कि कहां पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी दैट इज कलपक्कम, 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 जो कि कहां पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी नरोरा, नरोरा जो कि कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके इंडिया में कहां पर इंस्टॉल्ड किया था? तारापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और तारापुर में जो रिएक्टर यूज किया गया है वो है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर विल बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ये मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, दैट इज
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हैज। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हैज, ऑप्शन नंबर ए दैट इज कैंडू रिएक्टर, कैंडू टाइप रिएक्टर। आपके तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में जो रिएक्टर यूज किया गया वो कौन सा है? कैंडू रिएक्टर मतलब हैवी वाटर रिएक्टर। सर फर्स्ट क्वेश्चन नीचे कर दीजिए, लिख नहीं पाए बेटा। अब लिख नहीं पाए हो तो अब जो है वीडियो जब अपलोड हो जाए तो अपना देख लेना, ठीक है। अब मैं यही नहीं करता रहूंगा कि तुम लोग जो है क्लास के बीच में आओ, मैं ऊपर नीचे करता रहूं। छूट गया छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग, तुम लोगों को टाइम से ज्वाइन करने में ज्यादा दिक्कत है ना, और डिस्टर्ब करने में ज्यादा मजा आता है, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ओके, एंड प्लीज ज्वाइन ऑन द टाइम, अदरवाइज यू कैन नॉट द कमेंट, ठीक है। जहां से है वहीं से पढ़ें। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड water reactor, and option number D that is gas cooled reactor, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तारापुर जो कि आपका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया का, उसमें जो रिएक्टर यूज किया गया है दैट इज ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इट कैन बी यूज, ठीक है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज किया गया है। नेक्स्ट, चलिए, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए काइंडली गो थ्रू होके जाए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, इन ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशनों में आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। सर बता दीजिए क्या बताना है भाई, हैं क्या बताना है भाई देवेंद्र, इसमें क्या बताना है? तुम लोग जो है टाइप किए क्या जो है पूछे हो, अब बाद में पूछना, मैं देख नहीं पाया तुम मुझसे क्या पूछे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द फीड वाटर, द फीड water acts both coolant and moderator, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली ध्यान से देखिएगा जो मैंने लिखा है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में जो फीड वाटर होता है
वो आपका कूलेंट की तरह भी काम करता है और मॉडरेटर की तरह काम करता है। क्या सही ऑप्शन है क्या? कल मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, फिगर देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन बताने के लिए मैंने आपको फिगर बताया था, क्योंकि अगर आपको फिगर नहीं मालूम होगा आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में आप देखेंगे फीड वाटर पंप से यहां से पानी आ रहा था, दिस इज द फीड वाटर। ये फीड वाटर ही आपका किसका काम कर रहा था? मॉडरेटर का काम कर रहा था, या फिर आप कूलेंट का भी काम कर रहा था। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में जो फीड वाटर होता है वही आपका मॉडरेटर का भी काम करता है और वही आपका कूलेंट का भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो मैंने लिखा है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में, इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर फीड वाटर जो होता है वो आपका बोथ, दोनों की तरह, किसकी किसकी तरह? कूलेंट और मॉडरेटर दोनों की तरह क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है इनरिच यूरेनियम। enriched uranium, enriched uranium is used as a fuel. Enriched uranium is used as a fuel. तो आपको कल मैंने बताया था कि चूंकि हम जो है, जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है उसमें जो मॉडरेटर यूज करते हैं वो आपका नॉर्मल वाटर होता है, और जब भी नॉर्मल वाटर होगा तो आपको याद होना चाहिए फ्यूल के तौर पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे? दैट इज इनरिच यूरेनियम यूज करेंगे। और इनरिच यूरेनियम में भी कौन सा बेटा यूरेनियम यूज करते हैं? स्लाइटली इनरिच या फिर लो इनरिच यूरेनियम। ठीक है, तो कभी स्लाइटली या फिर लो लिख के नहीं आएगा, केवल इनरिच यूरेनियम ही लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको इनरिच यूरेनियम ही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, there is a there is a danger there is a danger of radioactive contamination radioactive contamination radioactive contamination कंटामिनेशन मीन्स होता है दूषित करना। हिंदी में कंटामिनेशन का मतलब होता है दूषित करना, दूषित करना। ठीक है, देयर इज ए डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ स्टीम, ऑफ स्टीम। ठीक है, इस ऑप्शन को जरा समझिएगा। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में खतरा होता है कि रेडियो एक्टिव कंपोनेंट जो होगा वो आपकी स्टीम को दूषित कर देगा। ध्यान से देखिए, अगर स्टीम दूषित हो गई, जो स्टीम बनी है, ध्यान से देखिए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का मैं फिगर आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे जो स्टीम है, अगर स्टीम में आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट पहुंच गया तो स्टीम आपकी टरबाइन में जाएगी, वही स्टीम कंडेंसर में जाएगी, और आप देखेंगे कंडेंसर के अंदर बेटा इस स्टीम को ठंडा करने के लिए पाइप है। तो अगर इन पाइप में कहीं भी लीकेज हो गया तो ये स्टीम इस वाटर में घुलते हुए कहां भी जा सकती है? एटमॉस्फेयर में भी जा सकती है। ठीक है, ये स्टीम आपकी एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर स्टीम में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट, अगर मेरी स्टीम में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट आ गया, मतलब मेरी स्टीम अगर दूषित हो गई तो ये स्टीम आपकी पाइप्स में फ्लो करेगी। पाइप में अगर मेरा कहीं भी जो है क्या हो गया बेटा, कहीं भी अगर जो है लीक कर गई स्टीम तो एटमॉस्फेयर पे ही जाने वाली है, और कहीं भी टरबाइन पे यही दूषित स्टीम अगर टरबाइन में जाए, टरबाइन में अगर कहीं छेद हुआ, लीक कर गई तो भी एटमॉस्फेयर पे जाएगी। कंडेंसर में भी अगर ये, क्योंकि यही स्टीम आपकी कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में कहीं लीकेज हुआ तो भी स्टीम आपकी कहां पर जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। और आप देखेंगे अगर इन पाइप में कहीं भी लीकेज हुआ तो ये आपका जो है दूषित स्टीम जो है इस पानी को भी दूषित करके रेडियो एक्टिव कंपोनेंट एटमॉस्फेयर में भेजेगी। तो आप देखेंगे कि अगर स्टीम आपकी दूषित हो गई तो 100% आपका जो है ये स्टीम कहां निकल जाएगी? एटमॉस्फेयर में। आप देखेंगे यहां तो बेटा जो है आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहां से बेटा निकलने का कोई सवाल नहीं, आरसीसी की दीवार है। लेकिन जो स्टीम है, स्टीम तो बेटा इस आरसीसी की दीवार से बाहर आएगी, और ये स्टीम अगर इस स्टीम में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट हुआ लीकेज की वजह से एटमॉस्फेयर में आ सकती है, ये स्टीम आपकी टरबाइन में जाएगी, लीकेज की वजह से एटमॉस्फेयर को गंदा कर सकती है, और आपका कंडेंसर की वजह से भी एटमॉस्फेयर में जा सकती है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपका
दैट इज कूलिंग टावर के थ्रू एटमॉस्फेयर। अगर आपकी जो है स्टीम जिसमें आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गया तो उसमें अल्फा बीटा गामा एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो है लाइफ को क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है, आपको काफी तरीके की जो है बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जनरली जो है हम क्या करते हैं कि यहां पर आप देखेंगे, चूंकि यहां पर जो है जो वाटर है आपका जो मॉडरेटर है वही आपका कूलेंट है, और वो डायरेक्टली मेरे फ्यूल के संपर्क में है। क्योंकि फ्यूल मेरा कैसा है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होता है, अल्फा बीटा गामा एमिट करता है। ये अल्फा बीटा गामा आपके मॉडरेटर या फिर कूलेंट में डायरेक्टली टच में है, तो इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, और यही मॉडरेटर और कूलेंट ही आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाटर जिसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो स्टीम भी दूषित हो जाएगी, और स्टीम दूषित हो जाएगी तो उससे आपका जो है इस स्टीम के लीकेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, देयर इज ए डेंजर, आपको जो है खतरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कि रेडियो एक्टिव कंपोनेंट आपकी स्टीम को क्या कर सकता है, दूषित कर सकता है, 100% दूषित कर सकता है, क्योंकि जो स्टीम बन रही है वो मॉडरेटर और कूलेंट वाले वाटर से ही बन रही है। वो वाटर आपका जो है क्या है, आपके फ्यूल रॉड के टच में है, डायरेक्टली टच में है, तो वाटर जिससे स्टीम बन रही है वो वाटर डायरेक्टली आपके जो है फ्यूल रॉड के टच में है, तो स्टीम भी दूषित है, तो यहाँ पर दूषित होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो विच इज द करेक्ट आंसर इन द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, विच इज द करेक्ट आंसर इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर? आप देखेंगे जो फीड वाटर होता है वो कूलेंट और मॉडरेटर की तरह बिल्कुल 100% सही है। इनरिच यूरेनियम को जो फ्यूल यूज करते हैं, स्टीम के रेडियो एक्टिव कंपोनेंट के द्वारा दूषित होने का खतरा ज्यादा होता है, तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि ये सब क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको डायग्राम आता होगा। ये आप मैं आपको टेबल, अगर मैं टेबल में लिखा दूंगा तो ये सब चीजें आप कर नहीं पाएंगे, और आप देखेंगे जब एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया तो आगे बढ़े, हो गया हो तो आगे बढ़े, चल चल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडिएशन शील्डिंग क्या होती है बेटा? रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग क्या होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? वो शील्डिंग जो रेडिएशंस को बाहर ना निकलने दे। तो इस शील्डिंग को हम अभी तक क्या नाम दे रहे थे? रेडिएशन शील्डिंग। आपकी जो मैंने बताया था रिएक्टर शील्डिंग जो आरसीसी की बनी होती थी, आरसीसी की जो शील्डिंग होती थी जिसको हम बोलते थे रिएक्टर शील्डिंग, उसका काम होता था रेडिएशन को बाहर ना जाना। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपका रिएक्टर शील्डिंग या फिर आरसीसी शील्डिंग लिख के नहीं आएगा, कई बार आपके पास आएगा रेडिएशन शील्डिंग। ठीक है, तो रेडिएशन शील्डिंग का मतलब है रिएक्टर शील्डिंग या फिर आपका आरसीसी शील्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, द रेडिएशन shield, the radiation shield for a nuclear power reactor. The radiation shielding for a nuclear power reactor for biological सेफ्टी। बायोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब क्या होगा? बायोलॉजिकल, जहां पर चीजें बायो से इन्वॉल्व हो। बायोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है एटमॉस्फेरिक सेफ्टी ना, कि नहीं समझ पा रहे हो? इंग्लिश तुम लोग की वीक है ना, समझ रहे हो ना? बायोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब एटमॉस्फेरिक सेफ्टी। आप आरसीसी की शील्डिंग इसलिए करते हैं कि जो रेडिएशन वो एटमॉस्फेयर में ना जा पाए। अगर वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आपको जो है डिजीज या फिर आपको दिक्कत करने वाले हैं, आप ही को दिक्कत होने वाली है, इसीलिए हम लोग करते हैं आरसीसी शील्डिंग। रेडिएशन शील्डिंग फॉर ए न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर ए बायोलॉजिकल सेफ्टी। बायोलॉजिकल मतलब हम लोग कैसे प्राणी है? बायोलॉजिकल प्राणी है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल सेफ्टी
biological safety is provided by having the reactor, प्रोवाइडिंग बाय वे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रेडिएशन शील्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में बायोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, ठीक है। या फिर आपका जो है जो रेडिएशन शील्डिंग हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में बायोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं, वो किसकी होती है? ध्यान से सुनिए, द रेडिएशन शील्डिंग फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेडिएशन शील्डिंग होती है वो बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए प्रोवाइड की जाती है, और वो हैविंग ए रिएक्टर उस शील्डिंग को, रेडिएशन शील्डिंग को किस मटेरियल की बनी होती है? हैविंग मतलब रखता है रिएक्टर, इस रेडिएशन शील्डिंग को रिएक्टर किस चीज की बनी होती है, किस चीज की रखता है? हैविंग मतलब होता है रखना, रिएक्टर। तो ये जो रेडिएशन शील्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में की जाती है बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए, ये किस चीज की बनी होती है या फिर किस चीज की होती है? ठीक है, किस चीज की होती है? हेलो, रेडिएशन शील्डिंग किस चीज की बनी होती है? अरे किस चीज की बनी होती है? आरसीसी की एक वॉल होती है, ठीक है, आरसीसी की शील्डिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूं, ठीक है। इमर्ज इन वाटर पूल, इमर्ज मीन्स होता है डूब जाना या फिर मिला होना। इमर्ज्ड इन वाटर पूल, आपके बोल रहा है कि जो वाटर का पूल बनाते हैं पानी वानी के लिए, मॉडरेटर के लिए कुछ पूल वूल बनाते होंगे, क्या उसके साथ ये जुड़ी हुई होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आरसीसी की एक हम लोग शील्डिंग बनाते हैं रेडिएशन को रोकने के लिए, वो किसी ऊल पूल से नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, या फिर इमर्ज मीन्स होता है डूबा होना, ठीक है। क्या जो है आपकी जो आरसीसी की शील्डिंग होती है, क्या वाटर पूल में डूबी हुई होती है क्या? है, मैंने कहीं वाटर बताया कि ये वाटर से डूबी हुई है? यहां पर देखो, ये जो मैं रेडिएशन शील्डिंग बना रहा हूं जो आरसीसी की बनी है, हेलो, ये जो शील्डिंग है, ये जो बाहर वाली है मैंने ब्लू कलर से, ये कहीं पानी में डूबी है क्या? नहीं, पानी में नहीं डूबी। पानी वाला तो जो अंदर है वो बेटा कौन सा बेटा? रिएक्टर वेसल है, उसके अंदर मॉडरेटर है। ये जो मैंने रेडिएशन को रोकने के लिए शील्डिंग की, ये कहीं पानी वानी किसी पूल वूल में डूबी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया कि जो रेडिएशन शील्डिंग आप कर रहे हैं वो आपकी पूल से इमर्ज होती है, फिर पानी में डूबी हुई होती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, इनकेस्ड 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 मीन्स होता है कि आपका जो है केसिंग की होती है, किसी के अंदर होती है। इनकेस्ड बाई थिक मेटल वॉल। तो आप इस ऑप्शन को देखिए, क्या जो आरसीसी की शील्डिंग होती है आपकी थिक मतलब मोटी मेटल की वॉल के अंदर किसकी केसिंग होती है क्या? ये जो आरसीसी की शील्डिंग होती है, ये आरसीसी की शील्डिंग एक मोटी मेटल की दीवार के अंदर होती है। हेलो, आपका इनकेस्ड मींस होता है अंदर होना, किसके? एक मेटल की मोटी दीवार के अंदर। तो आरसीसी की शील्डिंग के अंदर जो है क्या होती है? स्टील की दीवार होती है। आरसीसी की जो शील्डिंग होती है उसके बाहर मेटल की दीवार नहीं होती कि मेटल की दीवार के अंदर मेरा जो है आरसीसी के, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो है जो थिक मेटल वॉल के अंदर नहीं होती आरसीसी के, लिखा है इनकेस्ड मींस अंदर होना, किसके? मेटल वॉल के। तो जो आपकी रेडिएशन शील्डिंग है वो किसी भी मेटल वॉल के अंदर नहीं होती है। आरसीसी की शील्डिंग के अंदर मेटल वॉल होती है, ठीक है, लेकिन मेटल वॉल के अंदर आरसीसी की शील्डिंग नहीं होती। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इनकेस्ड बाय थिक कंक्रीट वॉल।
इनकेस्ड बाय थिक कंक्रीट वॉल। तो आप देखेंगे जो रेडिएशन शील्डिंग है वो आपकी आरसीसी कंक्रीट वॉल के इनकेस, या फिर आप इनकेस बोलिए, मतलब आपकी जो है ये जो रेडिएशन शील्डिंग है, रेडिएशन को रोकने वाली शील्डिंग है, वो आरसीसी की मोटी दीवार के इनकेस होती है। वो मोटी दीवार ही आपकी कौन सी है? रेडिएशन शील्डिंग है। तो रेडिएशन शील्डिंग इज नथिंग बट द थिक आरसीसी, थिक कंक्रीट वॉल। थिक कंक्रीट वॉल के अंदर जो है मेरी जो आपके स्पेस है, दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन शील्डिंग। ठीक है, आप देखेंगे जो आरसीसी की दीवार है, आरसीसी की दीवार है, यही मेरी क्या है? रेडिएशन शील्डिंग है। तो ये जो रेडिएशन शील्डिंग होती है वो आपकी आरसीसी की एक वॉल होती है, या फिर आप बोल सकते हैं इस आरसीसी के अंदर ये जो मेरी शील्डिंग है या फिर ये जो जगह है वही मेरी क्या है? आपका क्या होने वाली है? रेडिएशन को रोकने वाली प्रोटेक्शन है, यही रेडिएशन को रोक रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि थिक मोटी कंक्रीट की जो वॉल है वही मेरी रेडिएशन शील्डिंग है। रेडिएशन शील्डिंग जो है वो मेरी क्या? थिक कंक्रीट वॉल है, यही रेडिएशन को रोकेगी। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, दैट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड with strong magnetic field। आपकी जो रेडिएशन शील्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, आपका जो है क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम जो है आउटसाइड वर्ल्ड को अलग करते हैं क्या? ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। रेडिएशन शील्डिंग इन नथिंग बट द आपकी थिक मोटी आरसीसी की या फिर कंक्रीट की वॉल होती है। कुछ और क्वेश्चन लिखे, दो क्वेश्चन और बच गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था फर्टाइल मटेरियल बताया था और फिजाइल। फर्टाइल का मतलब होता है जिनका डायरेक्ट विखंडन नहीं होता है, और मैंने बताया था आपको पहचानने का तरीका कि फर्टाइल मटेरियल कौन से होंगे? जिनमें इवन पावर होगी, जैसे आपका थोरियम 232, यूरेनियम 234, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238, इवन पावर। जिनमें इवन पावर होंगी वो फर्टाइल होंगे। और फिजाइल क्या होंगे? विखंडन किसमें होगा? जिनमें ऑड पावर होंगी, जैसे यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बताए थे कि थे, लेकिन उस समय मैंने कराए नहीं थे, अभी मैं करा देता हूं। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following are fertile material, fertile materials। कौन से मटेरियल फर्टाइल, नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करते, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। क्या ये फर्टाइल है क्या? दोनों में कौन सी पावर है? इवन पावर है, इवन है, इवन है। 238 भी इवन है, 232 भी इवन है, तो ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज यूरेनियम 238 एंड थोरियम 239, थोरियम 239। हेलो, यूरेनियम 238 तो मेरा कैसा है? ये तो मेरा क्या है? विखंडन को सपोर्ट नहीं करता, फर्टाइल है। लेकिन थोरियम 239 थोड़ा होता है, प्लूटोनियम होता है। या फिर आप देखेंगे ऑड अगर आपके पास आ जाएगा, ऑड विल बी देयर। ऑड हमेशा कैसा होता है? हमेशा विखंडन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका अगर मैं थोरियम का आइसोटोप की बात करूं, थोरियम का आइसोटोप
239, ये ऑड है, अगर ऑड पावर होगी या फिर ऑड नंबर होगा तो फर्टाइल होगा, कैसा होगा, फिजाइल होगा, विखंडन को सपोर्ट करेगा। तो ये तो विखंडन को सपोर्ट नहीं करता, ये इवन है, और ये कैसा है, ऑड है। तो आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मटेरियल्स, मटेरियल का मतलब एक से ज्यादा एस लगा हुआ है, मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, विखंडन को सपोर्ट नहीं करने चाहिए। तो यहाँ भी इवन है, यहाँ भी इवन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें एक तो आपका क्या होगा, विखंडन को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक विखंडन को क्या कर जाएगा, सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरेनियम 233 विखंडन को, ऑड है, 233 ऑड है, विखंडन को सपोर्ट करेगा। प्लूटोनियम 239 ये भी विखंडन को सपोर्ट करेगा। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है फिजाइल, विखंडन को सपोर्ट करते हैं। ये आपका विखंडन को सपोर्ट नहीं करता, ये विखंडन को सपोर्ट करेगा, ऑड पावर। ठीक है, ऑड नंबर। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये आपके विखंडन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये विखंडन को सपोर्ट करेगा। ऑप्शन में पूछा कि कौन से मटेरियल विखंडन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन नंबर इज नॉट सपोर्ट द आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन डायरेक्टली, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, बट दीज मटेरियल आर नॉट सपोर्ट डायरेक्टली आपका नाभिकीय विखंडन रिएक्शन। और जो मटेरियल आपके डायरेक्टली नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करते उनको बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अच्छे में तो जब हम यूरेनियम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पावर प्लांट स्टार्ट कर रहा था, तो अगर केवल यूरेनियम लिखा है तो यूरेनियम का मतलब कौन सा यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 233 होता है, 36 होता है, 37 होता है, कौन सा यूरेनियम होता है। अगर केवल यूरेनियम बोला गया, अगर केवल यूरेनियम बोला है तो बाय डिफॉल्ट यूरेनियम 235 मान के चलते हैं। ठीक है, यूरेनियम का मतलब है यूरेनियम 235, उसके आइसोटोप कई सारे होते हैं। यूरेनियम 235 डायरेक्टली नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को सपोर्ट करता है, इसका कौन सा आइसोटोप और विखंडन को सपोर्ट करेगा, यूरेनियम 235 का कौन सा आइसोटोप विखंडन को सपोर्ट करेगा, कौन कौन सा, एक तो 33 वाला भी सपोर्ट करेगा, एक 37 वाला भी सपोर्ट करेगा। तो कभी आपसे बोला जाए कि यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप विखंडन को सपोर्ट करता है, तो यूरेनियम 235 का कौन सा आइसोटोप, मतलब 35 को नहीं बताना है, 35 के अलावा कौन सा आइसोटोप हो सकता है, 33 और 37 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑड वाला, बिल्कुल सही बोल रहे हो शुभम गुप्ता, ऑड नंबर वाला। ठीक है, तो आपसे बोल रहे नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन द आइसोटोप of uranium used is, ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। बोल रहे नाभिकीय विखंडन रिएक्शन में यूरेनियम, केवल यूरेनियम 235 का कौन सा आइसोटोप, यूरेनियम 235 को छोड़ के कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को क्या कर जाए, सपोर्ट कर जाए। तो यूरेनियम 235, अगर उसने केवल यूरेनियम बोले तो 35 के आइसोटोप के बारे में बात करा है। 35 के कई सारे आइसोटोप हैं, 33 भी है, 34 भी है, 36 भी है, 37 भी है, 38 भी है। ठीक है, इनमें से 35 को छोड़ के कौन सा आइसोटोप होगा, तो ऑप्शन में बात कर रहा हूं, दैट इज यूरेनियम 234। क्या विखंडन को सपोर्ट करेगा, क्या इवन है, नहीं करेगा। यूरेनियम 235, अरे इसी के तो आइसोटोप के बारे में पूछ रहा है। हेलो, यूरेनियम 235, यूरेनियम का आइसोटोप पूछा, मतलब 35 का कौन सा आइसोटोप, 35 के बारे में नहीं, 35 तो जग जाहिर है कि ये सपोर्ट करता है, तो जिसके बारे में जग जाहिर होता है उसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है ना। जग जाहिर चीजों में नहीं, जो चीज क्या होती है, छुपी हुई होती है, उनके बारे में।
तो उसने बोला यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप विखंडन को, तो यूरेनियम 235 के अलावा, तो 35 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना, 35 के आइसोटोप के बारे में बात कर रहा है। 35 तो करता है, हमें मालूम है, जो चीज करता है उसके बारे में थोड़ा पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 233 और ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 238। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देख लो, सत्यजीत बोल रहा है 239। लपड़ खाओगे तुम सत्यजीत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर सी 33 सपोर्ट करता है। यूरेनियम 235 का कौन सा आइसोटोप 33 वाला डायरेक्टली विखंडन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी कल करेंगे। ठीक है, आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो है, जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर थी उसमें कमी क्या थी, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो आप देखेंगे, कल आपको मैंने बताया था कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कमी तो आपकी अच्छी खासी थी, जो कि आप ही से रिलेटेड थी। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता था, ध्यान से सुनिए। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हम जो मॉडरेटर और कूलेंट यूज कर रहे थे, जो मॉडरेटर और कूलेंट यूज कर रहे थे, ये मॉडरेटर और कूलेंट, जो मॉडरेटर था वही कूलेंट का काम कर रहा था। ये मॉडरेटर और कूलेंट डायरेक्ट किसके संपर्क में था? फ्यूल रॉड के संपर्क में था। तो इस मॉडरेटर और कूलेंट में कौन सा कंटेंट था? रेडियो एक्टिव कंपोनेंट। अगर मैं इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट से ही स्टीम बनाऊंगा तो स्टीम में भी क्या आ जाएंगे? रेडियो एक्टिव कंपोनेंट आ जाएंगे। और ये स्टीम आपके किसमें जाएगी? टरबाइन में जाएगी। अब देखो, ये स्टीम इस आरसीसी शिल्डिंग के बाहर जा रही है। ये जो स्टीम है ये आपकी बाहर जा रही है, और बाहर जाने का मतलब अगर लीकेज मिला कहीं भी, तो वो लीकेज अगर आपका एटमॉस्फेयर में चला गया तो आपको जो है कई सारे हजार्ड होंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या था? काफी ज्यादा डेंजर था, क्योंकि जो हम स्टीम पैदा कर रहे थे, स्टीम हम किससे कर रहे थे? मॉडरेटर या फिर कूलेंट जो यूज कर रहे थे उसी को हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे। क्योंकि मॉडरेटर और आपका कूलेंट डायरेक्ट फ्यूल रॉड के संपर्क में था। अगर मैं उससे स्टीम प्रोड्यूस करूंगा तो स्टीम भी दूषित हो जाएगी, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है। और स्टीम आपकी जब बाहर निकलेगी और कहीं भी लीकेज पाया तो ये स्टीम एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस डिसएडवांटेज को कैसे ओवरकम करेंगे? हम ये जो मॉडरेटर या फिर कूलेंट होगा, इससे स्टीम नहीं बनाएंगे, इसको स्टीम में नहीं कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? यहां पर ये जो मॉडरेटर या फिर जो कूलेंट है उसको हीट एनर्जी क्या करेंगे? उससे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या करेंगे? इस हीट एनर्जी को हम किसको देंगे? वाटर को देंगे। लेकिन वो वाटर आपका किसके संपर्क में नहीं होगा बेटा? आपके फ्यूल रॉड के संपर्क में नहीं होगा। यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट को जो कि फ्यूल रॉड के संपर्क में, उससे स्टीम बनाऊंगा, उसी को स्टीम में कन्वर्ट करूंगा, तो स्टीम में 100% रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर मैं ये जो कूलेंट है, जैसे ये जो मॉडरेटर है जिसको मैं कूलेंट की तरह, ये कूलेंट हीट को केवल एब्जॉर्ब करे, और फिर अगर मैं एक हीट एक्सचेंजर लूं, उस हीट एक्सचेंजर से इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट को पास करूं, तो उसके बाहर पानी होगा। ठीक है, और ये कूलेंट जो होगा, ये कूलेंट, इसको मैं जो है कन्वर्ट नहीं करूंगा स्टीम में, इससे हीट दूंगा उस वाटर को। वो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। तो आप देखेंगे जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा वो आपका संपर्क में नहीं आएगा फ्यूल रॉड के। अगर फ्यूल रॉड के संपर्क में नहीं आएगा तो आपका क्या नहीं होगा? आपका जो है जो रेडिएशन आपके स्टीम में थे, वो रेडिएशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। रेडिएशन कम हो जाएंगे तो हार्मफुल होना क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो आप देखेंगे, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम क्या करेंगे? ये जो रिएक्टर के अंदर मेरा मॉडरेटर है जिसको मैं कूलेंट की तरह यूज कर रहा हूं, इसको स्टीम में नहीं कन्वर्ट करना। अब स्टीम में ये कन्वर्ट कब नहीं होगा? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए मुझे ये जो मॉडरेटर जिसको मैं कूलेंट के तौर पे यूज कर रहा हूं, उसके प्रेशर को मैं क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। आपको मालूम है कि अगर आपका जो वाटर है, अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वाटर जो कि मॉडरेटर के तौर पे यूज करें, अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूं, आपके कोर के अंदर ये जो वाटर है, यहां पर आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, तो जैसे ही विखंडन होता था हीट एनर्जी निकलती थी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता था, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था। अब मैं क्या करूंगा? मुझे इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट जो कि डायरेक्ट आपके जो है फ्यूल रॉड के संपर्क में, इसको स्टीम में नहीं कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा?
ये जो मॉडरेटर या फिर कूलेंट है, इस वाटर के प्रेशर को बढ़ा दूंगा, ठीक है, इस वाटर के प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे विखंडन से हीट एनर्जी निकलेगी, उस हीट को ये कूलेंट आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसका जो है प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, स्टीम में नहीं कन्वर्ट होगा। तो यहां से हाई प्रेशर वाटर इस हीट को लेके निकलेगा। इस हाई प्रेशर वाटर से हीट को निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या करूंगा, इस हाई प्रेशर वाटर को पाइप से पास करूंगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, आपके पास नॉर्मल प्रेशर वाटर होगा। नॉर्मल प्रेशर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नॉर्मल प्रेशर वाटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा वो इस हीट को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो स्टीम है वो आपके फ्यूल रॉड के संपर्क में नहीं है। स्टीम अगर फ्यूल रॉड के संपर्क में नहीं तो उसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट ना के बराबर होगा, और रेडियो एक्टिव कंपोनेंट ना के बराबर होगा तो जो स्टीम इसमें अगर रेडियो एक्टिव कंपोनेंट नहीं है तो जो आपके रेडियो एक्टिव रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जा रहे थे उनके जो है एटमॉस्फेयर में जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हाई प्रेशर वाटर आपका जो है या फिर आपका प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में जो मैं मॉडरेटर या फिर कूलेंट यूज करूंगा वो आपका नॉर्मल प्रेशर वाटर नहीं होगा। कैसा वाटर होगा, हाई प्रेशर वाटर होगा, और लगभग इसका जो प्रेशर होता है वो 140 बार से लेके 155 बार तक मेंटेन किया जाता है। इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं कि ये जो आपका मॉडरेटर या फिर जो कूलेंट है जब विखंडन हो उससे हीट एनर्जी निकले तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये स्टीम में कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि अगर ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो इस स्टीम से आप टरबाइन को चलाएंगे, और अगर ये बेटा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो ये आपका जो वाटर है वो फ्यूल रॉड के संपर्क में, इसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, तो स्टीम में भी रेडियो एक्टिव कंपोनेंट, स्टीम में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टीम ही पास हो रही है आपके पाइप से, टरबाइन से और कंडेंसर में, और ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में होते हैं। अगर यहाँ कहीं से लीकेज हो गया तो आपके एटमॉस्फेयर में भी आपका जो है स्टीम क्या होने वाली है, अल्फा बीटा गामा या फिर रेडियो एक्टिव कंपोनेंट लीक हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। लेकिन अभी देखेंगे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के डिसएडवांटेज है, लेकिन सेफ्टी इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, सेफ्टी इज वेरी वेरी गुड, इसीलिए इन रिएक्टर्स को यूज किया जाता है। इफिशिएंसी इनकी काफी कम होती है, क्यों कम होती है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। हेडिंग डालें, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो दो थिंग से कंफ्यूज है बॉइलिंग, सर वैल्यू से निकाला स्टीम गेट से कैसे बाहर करते हैं, सर बताएं। वाल्व से निकाला स्टीम गेट से कैसे बाहर करते हैं, सेफ्टी वाल्व के बारे में बात कर रहे हो, सिर से जवाब दो हाँ कि ना। 1 मिनट, इस वाले की बात कर रहे हो, इस वाले की, इसी की बात कर रहे हो पंकज। हाँ, यहां से देखो इन वाल्व को जब ओपन करेंगे तो यहां से स्टीम निकलेगी, ये जो स्टीम निकलेगी ये स्टीम थोड़ी देर के बाद आपकी ठंडी होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टीम को नहीं निकालते हैं, ठीक है, गेट से स्टीम को नहीं निकालते हैं, यहां से स्टीम निकलेगी, ठीक है। अब ये स्टीम थोड़ी देर के बाद अपने आप से जो है क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद स्टीम को नहीं निकाला मैंने, जो भी स्टीम है वो यहाँ दूर दूर फैल जाएगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप लगातार हीट एनर्जी थोड़ा देर रहेगी, स्टीम मेंटेन रहेगी। जब इसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर बाद ये अपने टेम्परेचर स्टीम क्या करेगी, लूज करेगी, और टेम्परेचर को लूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वाटर को हम इन गेट से क्या करेंगे, यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर वाटर के फॉर्म पे ठंडी होकर स्टीम वाटर के फॉर्म पे आ जाएगी, इस गेट को खोल देंगे, वाटर इन गेट से निकल जाएगा, बस, ठीक है, समझ गए। स्टीम को नहीं निकालते। अब तुम लोग दूसरे पे ध्यान लगाओ। अब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कल हो गया, वीडियो देख लेना, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार जो है लगता है मैं खराब ही पढ़ाता हूँ, है ना, इतना ज्यादा तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा मोटिवेशन तुम लोग बिल्कुल जीरो कर देते हो, हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो है अगर पत्थर को भी पढ़ाया जाए तो समझ में, आप हिमांशु सर की तरह नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, उनका पढ़ाया तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोग जो है जब मुझसे पढ़ो तो तुम लोग को ये ना लगे कि यार जो है कमी लग रही है तुम्हें हिमांशु सर की, ठीक है।
कोशिश मैं काफी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग जो है जब क्वेश्चन पूछ लेते हो कि अरे सर ये नहीं समझ में आया, तो मेरा दिल टूट जाता है। चल, PWR, PWR, चल, दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो पहले इसका मेन पॉइंट लिख लेते हैं। टेबल मैंने बनवाई थी, उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर 5 पॉइंट लिखेंगे कि फ्यूल रॉड किसकी बनी होती है। हेलो, फ्यूल रॉड, अभी बात करते हैं फ्यूल रॉड्स। जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। दूसरा, सेकेंड इज कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड्स किस चीज की बनी होती हैं। तीसरा, मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में, मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं। और चौथा आपके पास होगा दैट इज कूलेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं। और पांचवा मैंने आपको बताया था दैट इज वर्किंग फ्लूइड। जो तरल आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड द वर्किंग फ्लूइड। तो वर्किंग फ्लूइड कहां पर क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो अब जरा इसको लिखने के बाद बोर्ड पे देखेंगे। शुभम कह रहा है नहीं सर, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अरे वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग को स्टडी करना ही नहीं चाहिए, है ना। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नो स्टडी यू कैन गो टू द खेत एंड उठाएंगे द हल एंड बैल की तरह चालू हो जाना, है ना। क्यों शुभम, नो स्टडी मीन्स खेत। चल, यहां पर बात करते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। हेलो, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो इस रिएक्टर में हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल वाटर कैसा होता है, दैट इज हाई प्रेशर पे होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो वाटर हम मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं वही वाटर किसके तौर पे यूज किया जाएगा, कूलेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। लेकिन ये वाटर आपका किस प्रेशर में होगा, हाई प्रेशर में। कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं, दैट इज 140 बार से लेके 155 बार। बार का मतलब है दैट इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इतना प्रेशर मेंटेन करने से रिएक्टर में जब विखंडन होता है तो जो हीट एनर्जी निकलती है ये प्रेशराइज वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन किसमें कन्वर्ट नहीं होता, स्टीम में। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आपके विखंडन से इतनी हीट नहीं निकल पाती कि ये जो हाई प्रेशर वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो पाए, स्टीम में कन्वर्ट हो। तो आप देखेंगे ये जो मॉडरेटर और कूलेंट है ये फ्यूल रॉड के संपर्क में होंगे। इस हाई प्रेशराइज वाटर में क्या चीज घुली होगी, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होगा। पिछली बार मैंने इसी मॉडरेटर या फिर कूलेंट के लिए जो वाटर था उसी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर था, विखंडन से हीट एनर्जी निकली, प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर था, तो 100 डिग्री 110 डिग्री में वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया था। फिर उसी स्टीम को मैंने बाहर भेज दिया था। अब वही स्टीम में क्या था आपके पास, दैट इज रेडियो एक्टिव कंपोनेंट था। स्टीम लीक कर जाएगी तो अल्फा बीटा गामा निकल जाएंगे। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं, वो गलती नहीं करने वाला हूं। जो मेरा मॉडरेटर है उसी को मैं कूलेंट के तौर पे यूज करूंगा, लेकिन ये फ्यूल रॉड के संपर्क में इसको मैं स्टीम में कन्वर्ट करने नहीं, स्टीम में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए मैं इसके प्रेशर को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर ही होता है, लेकिन किस प्रेशर में होता है, हाई प्रेशर। आप वाटर क्या करते हैं, यूज करते हैं हाई प्रेशर। मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर वाटर। ठीक है, हाई प्रेशर वाटर। और लगभग ये वाटर किस प्रेशर में होता है, द प्रेशर ऑफ वाटर, the pressure of water, the pressure of water is maintained from 140 बार। बार बोलिए या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू
150 bar, that is kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कितना प्रेशर रखते हैं। मॉडरेटर के तौर पे आप हाई प्रेशर वाटर यूज करते हैं, और ये जो हाई प्रेशर वाटर होता है उसका प्रेशर कितना होता है, 140 बार से लेके 150 बार के बीच में होता है, ठीक है। और जो वाटर हम मॉडरेटर के तौर पे यूज करेंगे, सेम वाटर हम किसके तौर पे यूज करेंगे, कूलेंट के तौर पे। सेम हाई प्रेशर वाटर, दैट इज सेम हाई प्रेशर वाटर, वही वाटर आपका कूलेंट के तौर पे भी यूज होता है। दैट इज द प्रेशर of water is maintained from, अब मैं 140 बार लिख देता हूं तो 150 बार। जो हम मॉडरेटर यूज करेंगे उसी मॉडरेटर को एज ए कूलेंट भी यूज करेंगे, दोनों सेम होता है पिछली बार की तरह। लेकिन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो मेरे पास वाटर है दैट इज ए हाई प्रेशर वाटर। कैसा वाटर है, हाई प्रेशर वाटर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप मॉडरेटर के तौर पे वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर बस केवल क्या है, प्रेशर ज्यादा है इसका और कुछ, नॉर्मल वाटर है। अगर आप मॉडरेटर के तौर पे नॉर्मल वाटर यूज करते हैं तो फ्यूल रॉड के फ्यूल के तौर पे क्या यूज करते हैं। अगर आप मॉडरेटर के तौर पे वाटर यूज कर रहे हैं तो आप फ्यूल के तौर पे क्या यूज करते हैं, इनरिच यूरेनियम यूज करते हैं। तो फ्यूल रॉड आपके प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, इनरिच यूरेनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इनरिच यूरेनियम। याद करने के तरीके मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, लो इनरिच का मतलब ऑप्शन में इनरिच ही आएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनरिच में भी दो कैटेगरी होती है, लो और हाई। लो यूज करते हैं पावर प्लांट में और हाई यूज करते हैं एटम बम में। तो आप पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो इनरिच में भी लो इनरिच ही होगा। फ्यूल रॉड जो बनी होती है आपकी, फ्यूल रॉड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में, दैट इज इनरिच्ड यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम। इनरिच में भी कौन सा, दैट इज लो इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, मैंने आपको बताया था। कंट्रोल रॉड जनरली हम बनाते हैं आपके प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में स्टील की या फिर कैडमियम की या फिर बोरान की। हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं कैडमियम को। किसको देते हैं, कैडमियम को। ज्यादातर जो है जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसमें पहली प्रेफरेंस कैडमियम की बनाने की कोशिश करते हैं। कैडमियम ना मिले तो फिर स्टील, और फिर उसके बाद किसको प्रेफरेंस देते हैं, सबसे रेयर केस में बोरान का बनाते हैं। किसमें, प्रेशराइज्ड में। ऐसा नहीं कि बोरान की नहीं बनाते हैं, कई और है रिएक्टर जिनमें बोरान प्रेफर करते हैं, बट प्रेशराइज्ड वाटर में पहला प्रेफरेंस है जिसकी हम कंट्रोल रॉड बनाएंगे कैडमियम, फिर स्टील और फिर बोरान। टेबल पे चलें, इतना लिखें फिर टेबल पे चलें। इतना लिख लें फिर टेबल पे चलते हैं। लिख लिया हो तो मुझे बता दें। लिख लिया, चलो टेबल पे चलते हैं। तुम लोग अपने पन्ने पीछे कर लो। कहां गई टेबल, वेयर इज द टेबल, दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल ना। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, किसके बारे में, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बारे में। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में व्हाट इज द मॉडरेटर, मॉडरेटर आपका क्या है, ऑर्डिनरी वाटर है लेकिन हाई प्रेशर। किस प्रेशर में, हाई प्रेशर वाटर यूज करते हैं। मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर। अब थोड़े से कॉलम छोटे छोटे हैं तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। मॉडरेटर के तौर पे
हम क्या यूज करते हैं? हाई प्रेशर ऑर्डिनरी वाटर। कूलेंट के तौर पे जो वाटर आप मॉडरेटर के तौर पे यूज करेंगे वही वाटर आप कूलेंट के तौर पे यूज करेंगे। हाई प्रेशर ऑर्डिनरी वाटर। प्रेशर कितना होता है? प्रेशर आपका होता है लगभग 140 बार से लेके 155 बार के बीच में प्रेशर। ये प्रेशर लिखा है मैंने वाटर का, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैंने वर्ड प्रेशर यूज नहीं किया। अब ये अंडरस्टैंड है कि हाँ मैं ये जो लिख रहा हूं वो प्रेशर है। अगर आप मॉडरेटर के तौर पे वाटर यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो फ्यूल होगा वो कौन सा होगा? इनरिच यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम। और आप प्रेफर करते हैं जो कंट्रोल रॉड है कैडमियम की, फिर स्टील की, और फिर उसके बाद बोरान की। ठीक है, टेबल कंप्लीट करें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। हो गया? चलें? चल, मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी का। चलो, अभी वर्किंग फ्लूइड लिख लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लेआउट डायग्राम ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। लेआउट डायग्राम ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। लेआउट डायग्राम ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, पीडब्ल्यूआर का लेआउट डायग्राम। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपका रिएक्टर वेसल बना रहा हूं। रिएक्टर वेसल आपका स्टील का होगा जिसके अंदर आपके जो है फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर और कूलेंट आपके होने वाले। सर वर्किंग फ्लूइड के बारे में नहीं लिखा, अभी लिख रहे हैं बेटा। रोशनी कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो? ऐसा चीज है क्या कि जो मैंने आज तक ना लिखाया हो? तो अभी तुम समझ नहीं पाओगी वर्किंग फ्यूल, तो अभी नहीं लिखाया है। जब फिगर बन जाएगा तो समझ जाओगी कि वर्किंग फ्यूल क्या है, मैं लिखा दूंगा। ठीक है, चलो नाउ आई कैन बी मेक द डायग्राम ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, तो पहले तो मैं आपका जो है रिएक्टर वेसल बना रहा हूं, जिस बर्तन के अंदर सारे इक्विपमेंट रखे होंगे, स्टील की बनी होती है। चलिए पहले मुझे बनाने दीजिएगा, आप लोग बनाइएगा नहीं। फर्स्ट आई कैन बी मेक, देन यू कैन बी मेक। नाउ दिस इज द now this is your अच्छा, कल मैं थोड़ी लंबी क्लास लूंगा, जो है 3 या 4 घंटे क्लास होगी, क्योंकि कल मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है जो है। ठीक है, तो कल आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी।
अभी बनाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा कुछ चीजें। दिस इज रिएक्टर वेसल। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टर वेसल। ठीक है, इस रिएक्टर वेसल के अंदर फ्यूल रॉड्स होंगी जो कि आपकी एनरिच यूरेनियम की बनी होंगी। नाउ फर्स्ट आई कैन बी मेक, जल्दी छुट्टी नहीं, जो टाइमिंग आपको दिया था उसी टाइम पे छोड़ूंगा, क्योंकि 9 बजे के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं बिजी रहता हूँ फॉर द जिम, है ना। तुम लोगों को मालूम है, तुम्ही लोगों ने, सर ने बोला था कि यार जो है सर जिम करते हैं, तो 9 बजे के बाद जो है मेरा जिम का टाइम हो जाता है। और सैटरडे के यानी जो है 2 4 6 के, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार मेरी अदर क्लासेस भी रहती हैं, जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है, जिसकी वजह से मैं जो है कम क्लास ले पाता हूँ आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, चलो, लेकिन 4 दिन में जो है फ्री रहता हूँ। ठीक है, आपका संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, उस समय लंबी क्लास ले सकते हैं 4 दिन। लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम लोग का ऑफलाइन पे जो है जो चल रहा है, उसमें कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं क्या 1 1.5 घंटे पर डे? नहीं कर सकते हैं? बेहोश हो जाओगे तुम लोग। हाँ, उनको पढ़ाता हूँ एक्चुअली। कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो है जिनका सब्जेक्ट फंस गया है, तो उनका सब्जेक्ट मुझे कराना पड़ रहा है। कई बार होता है ना कि जो है कि दूसरे सेंटर्स में जो है चीजें फंस जाती हैं, टीचर रिजेक्ट हो जाता है, तो उस वजह से एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए मैं 2 4 और 6 में बिजी हूँ इस समय जो है। ठीक है, नहीं पढ़ा सकते सर, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट कर दीजिए। नो सर। अरे कितना डरते हो यार तुम लोग पढ़ने के लिए। है तुम लोग को मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन में पढ़ा दूं तुम लोगों को कुछ है। चलो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो कई लोग जो है सोच लेते हैं कार्ड चेक करने के लिए सब खड़े हैं। हैं, चलो। Now this is fuel rod. Fuel rod. This is fuel rod. This is your fuel rod.
ठीक है, येलो कलर से मैंने आपकी फ्यूल रॉड्स बनाई हैं। ठीक है, दीज आर द फ्यूल रॉड्स। चलो, उसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल रॉड का भी यूज करेंगे। तो ना यहाँ पर कंट्रोल रॉड ऊपर की तरफ होती हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने कंट्रोल रॉड नीचे की साइड बनाई थी, क्योंकि ऊपर की साइड स्टीम जमा होती थी। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में आपके पास कंट्रोल रॉड नीचे की तरफ थी, क्योंकि स्टीम ऊपर आपकी जनरेट होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टीम, यहाँ पर जो है, जो मॉडरेटर या फिर कूलेंट होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट तो लिख लो तुम लोग पहले, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कहीं कोने में लिख लो, यहां मैं लिख देता हूँ, कहाँ कोने पे लिखूं, यहां मेरे पास जगह, तुम लोग कहीं कोने पे लिखो, नोट करके लिख लो, या फिर इसी फिगर के नीचे लिख लेना कहीं पर। ठीक है, कहीं कोने में ऊपर लिख लो, नोट करके लिखो। जब मैं आपको थर्मल पावर प्लांट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं प्रेशर को इफ प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, if the pressure will be increased, if the pressure of water increased, then the boiling point of water is increased. For example, अगर जो मेरा प्रेशर है वो लगभग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास है, अगर जो मेरा प्रेशर है वो किस प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो आप देखेंगे, जब मैं जो है आपके वाटर के प्रेशर को बढ़ा के 140 बार से लेके 155 बार तक कर देता हूं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो है, जब भी विखंडन से हीट एनर्जी निकलती है, तो जो मेरा प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि मेरा जो वाटर है या फिर जो मॉडरेटर है, कूलेंट, जो कि पहले किस प्रेशर में था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, तो आसानी से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे कि आपका जो मॉडरेटर या फिर जो कूलेंट था, वो हीट को एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस मॉडरेटर या फिर कूलेंट के अंदर आपका क्या है, दो डायरेक्टली फ्यूल रॉड से कनेक्ट है, तो उनमें क्या है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट मिल गए हैं उस वाटर के अंदर, तो मैं उसको स्टीम में कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं केवल उस हीट एनर्जी को निकालूंगा, जो हीट एनर्जी कूलेंट में आ गई, उसको यूज करूंगा वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में। ठीक है, तो ना यहां पर जो आपके पास लिख लिया होगा तुम लोगों ने, लिखो, जल्दी से लिखो। हो गया, चलो। यहां पर कंट्रोल रॉड ऊपर की तरफ लगी होती हैं, दीज आर द कंट्रोल रॉड्स। These are the control rods.
These are the control rods. ठीक है, ये है आपकी कंट्रोल रॉड। ठीक है, एक मिनट, हेलो, ठीक है, उसके बाद जब एडमिशन लेना होगा तो आप मेरे को कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा और मैं आपको जो भी कंसेशन होगा मैक्स टू मैक्स करवा दूंगा। ठीक है, अनुराग से बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक ठीक बेटा, ओके ओके। हेलो, तो यहाँ पर आप जो है कंट्रोल रॉड हो गई, कंट्रोल रॉड के बाद आप देखेंगे मॉडरेटर एंड कूलेंट वी विल यूज। ठीक है, तो मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे हम लोग प्रेशराइज्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, वी विल यूज द प्रेशराइज्ड वाटर। नाउ दिस इज द pressurized water. This is your pressurized water. This is your pressurized water. पूरा का पूरा जो रिएक्टर कोर है उसके अंदर ये आपका प्रेशराइज्ड वाटर, यही आपका मॉडरेटर का भी काम करेगा, यही प्रेशराइज्ड वाटर, और यही प्रेशराइज्ड वाटर आपका कूलेंट का। कूलेंट का काम क्या था? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसफर करना, जिससे कि आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो। लेकिन कल क्या था, जो मेरा कूलेंट था वही वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वही हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा था। क्योंकि आप देखेंगे जो मॉडरेटर या फिर आपका जो कूलेंट है वो आपके फ्यूल रॉड के संपर्क में है, तो इस मॉडरेटर और कूलेंट, इस हाई प्रेशर वाटर में क्या है, आपके पास रेडियो एक्टिव कंपोनेंट मिला हुआ है। अगर मैं इस हाई प्रेशर वाटर को, पिछली बार प्रेशर कम था तो यही स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो स्टीम में भी रेडियो एक्टिव कंपोनेंट था। अब मुझे रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को कम करना है, जिससे कि मेरा जो है डिजीज होने के चांसेस एटमॉस्फेयर में क्या हो, कम हो। ठीक है, क्योंकि अगर रेडिएशन बाहर निकल गए तो दिक्कत होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस हाई प्रेशर वाटर, ये जो आपके पास कल वाटर था वो नॉर्मल प्रेशर में था,
तो स्टीम में कन्वर्ट, आज मैंने इसके प्रेशर को बढ़ा दिया है और इतना बढ़ा दिया है कि जब यहाँ से विखंडन से हीट एनर्जी निकलेगी तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो करेगा ये वाटर, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टीम में मैं दूसरे वाटर को कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास हाई प्रेशर वाटर है, यही आपका जो है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करेगा और फिर यही आपका प्रेशराइज्ड वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस स्टेट में रहेगा? वाटर की स्टेट में रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी को मैं दूंगा किसको? इस हाई प्रेशर वाटर में जो हीट आ गई उस हीट को मैं क्या करूंगा? निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, और उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर आज मैं बनाने वाला हूं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हीट एक्सचेंजर होता है। नाउ दिस इज हाई प्रेशर वाटर, दिस इज ए हाई प्रेशर वाटर। ठीक है, दिस इज योर, यहां लिख देता हूं, दिस इज योर हाई प्रेशर वाटर, दिस इज हाई प्रेशर वाटर। ठीक है, यहां भी अंदर लिख देता हूं कि जो वाटर है वो कैसा है? हाई प्रेशर वाटर, हाई प्रेशर वाटर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो हाई प्रेशर वाटर है, अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, अभी देखना है, लिखना नहीं है। ठीक है, यहां से मैंने न्यूट्रॉन गन से न्यूट्रॉन को छोड़ा, तो ये हाई प्रेशर वाटर मॉडरेटर का काम करे, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करेगा, विखंडन होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस हीट एनर्जी को हाई प्रेशर वाटर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यही कूलेंट है, यही मॉडरेटर, यही कूलेंट। कूलेंट का काम है जो भी विखंडन से हीट एनर्जी मिलेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका प्रेशर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि ये आपका किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता? स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इस हाई प्रेशर वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए मैं इसको स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में मैंने इसी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? ये जो हाई प्रेशर वाटर है इसके अंदर हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी को आपको निकालना है। तो इस हीट एनर्जी को कैसे निकालेंगे? कहा, किसकी हेल्प से निकालेंगे? आपका हीट एक्सचेंजर की हेल्प से। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से विखंडन होने के बाद, विखंडन जब हो जाएगा तो, अरे यार, विखंडन जब हो जाएगा, विखंडन होने के बाद जो है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस हीट एनर्जी को इस हाई प्रेशर वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान से देखिए, अच्छा कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि जैसे जो हाई प्रेशर वाटर, इसका प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं? ये जो आपके पास हाई प्रेशर वाटर है, इसका प्रेशर आपने 140 से लेके 155 बार तक मेंटेन किया हुआ है। इसके प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं? इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक प्रेशराइजर लगाते हैं। वो प्रेशराइजर आपके, वो प्रेशराइजर आपके रिएक्टर कोर के अंदर जो वाटर है इसके प्रेशर को मेंटेन रखता है। कितना? 140 से लेके 155 बार तक। ठीक है, तो यहां पर मैं बना रहा हूं प्रेशराइजर। प्रेशराइजर का काम है इस हाई प्रेशर वाटर के प्रेशर को मेंटेन रखना। कितना? 140 से लेके 155 बार तक, जिससे कि ये जो आपके पास हाई प्रेशर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और वो आपका किस में कन्वर्ट ना हो पाए? स्टीम में कन्वर्ट ना हो पाए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां से ये हाई प्रेशर वाटर आएगा, यहां से मेरे पास ये हरा हरा हाई प्रेशर वाटर है। इस हाई प्रेशर वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेशराइजर लगाते हैं। We will use the pressurizer. This is the pressurizer. This is pressurizer. प्रेशराइजर, ये प्रेशराइजर जो होता है, ये प्रेशराइजर आपके इस मॉडरेटर या फिर कूलेंट वाले वाटर के प्रेशर को कितना मेंटेन रखेगा? 140 से लेके 155 बार तक। ठीक है, तो यहां से आपके पास हाई प्रेशर वाटर आ रहा है और इस हाई प्रेशर वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए
आप प्रेशराइजर यूज करें। यहां से विखंडन होने से जो हीट एनर्जी निकली है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हाई प्रेशर वाटर यहां से निकल रहा है। ठीक है, दिस इज ए हाई प्रेशर वाटर, दिस इज ए हाई प्रेशर वाटर, दिस इज ए हाई प्रेशर वाटर। ये कूलेंट भी है, तो ये जो हाई प्रेशर वाटर है ये कूलेंट की तरह काम कर रहा है। इस कूलेंट ने यहाँ पर विखंडन होने से जो हीट एनर्जी निकली उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये जो है यहाँ पर जो हाई प्रेशर वाटर है, ये इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब इस हाई प्रेशर वाटर के पास जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी से आपको क्या करना है, स्टीम। क्योंकि आप ये देखेंगे ये जो वाटर से आपको क्या करना है, आपको टरबाइन को चलाना है। स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम चाहिए, ना कि वाटर चाहिए। यहां से निकला क्या है आपके पास, यहां से निकला है वाटर। इस वाटर के पास हीट एनर्जी है, लेकिन वाटर से आप टरबाइन को थोड़ा चला सकते हैं। आपको अपनी स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम जनरेट करनी पड़ेगी। मैंने इस जो है वाटर को स्टीम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि इस वाटर के अंदर मेरे पास क्या थे, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट थे। इसलिए मैंने इस वाटर के प्रेशर को बढ़ा दिया है, जिससे स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। लेकिन विखंडन की वजह से जो हीट एनर्जी निकली है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब इस हाई प्रेशर वाटर के पास जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को मैं निकालूंगा, और उस हीट एनर्जी को निकालने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करूंगा। तो इस हाई प्रेशर वाटर की हीट एनर्जी को निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दैट इज हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। तो नाउ आई कैन बी यूज द हीट एक्सचेंजर। नाउ दिस इज द हीट एक्सचेंजर, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर हीट एक्सचेंजर। अभी बनाइए नहीं, कितनी जल्दी है देखो बनाने के लिए। दिस इज हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर क्या काम करेगा, ये जो हीट एक्सचेंजर है इस हाई प्रेशर वाटर के अंदर जो हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को लेगा और क्या कन्वर्ट करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। हीट एक्सचेंजर, दिस इज हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब इस हीट एक्सचेंजर के अंदर मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को पास करूंगा, जिससे हाई प्रेशर वाटर आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। हीट एक्सचेंजर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। बनाइए नहीं, क्योंकि अभी मैं कई सारी चीजें मिटा दूंगा, फिर तुम लोग अपना जो है भुगतना, मिटा पाओगे नहीं, पेन से बना लो। ठीक है,
ठीक है। यहां से आपके पास आप देखेंगे कि यहां से आपके पास हाई प्रेशर वाटर है, जो कि किस कंडीशन में है, हॉट वाटर, हाई प्रेशर हॉट वाटर है। ये वाटर आपके विखंडन से जो एनर्जी निकली है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हाई प्रेशर हॉट वाटर, हाई प्रेशर हॉट वाटर। ये हाई प्रेशर हॉट वाटर को आप जो है क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं। इस हाई प्रेशर हॉट वाटर के अंदर हीट एनर्जी है। इस कूलेंट, अच्छा ये जो कूलेंट है, हाई प्रेशर कूलेंट आपके पास है, इसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए मैंने इसको स्टीम में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है ना। ये आपका फ्लो कर रहा है, दिस इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब आप देखेंगे जो हाई प्रेशर आपके पास, हाई प्रेशर हॉट वाटर जब इसे फ्लो करेगा, अब देखेंगे अगर ये जो कूलेंट है ये आपका जो है हीट एनर्जी को लेते हुए सर्कुलेट करता जाएगा तो खाली होता जाएगा, और अगर मैं इसको बैक नहीं करूंगा तो थोड़ी देर बाद तो ये सारा सारा वाटर आपका इससे निकल जाएगा, तो फिर आपका हीट एनर्जी लेके कौन जाएगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस फिर से भेजना पड़ेगा। तो इस कूलेंट को सर्कुलेट कराने के लिए हम एक पंप भी लगाते हैं। इस कूलेंट को सर्कुलेट कराने के लिए एक पंप लगाते हैं, उस पंप का नाम होता है सर्कुलेटिंग पंप, सर्कुलेटिंग पंप। ये सर्कुलेटिंग पंप क्या करेगा, आपके इस हाई प्रेशराइज कूलेंट को, हाई प्रेशराइज कूलेंट को हीट एक्सचेंजर से कोर और कोर से हीट एक्सचेंजर में आसानी से सर्कुलेट कराएगा। सर्कुलेट कराने के लिए एक पंप लगा दिए कि आसानी से आपका जो है, जो कूलेंट हो वो आपका आसानी से सर्कुलेट कर जाए। Now this is the circulating pump. Circulating pump. Circulating pump. ठीक है। And now this is the heat exchanger. Now this will be connected like this. ठीक है ना। यहां से आपका जो है ये कूलेंट है, ऐसे फ्लो करेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये सर्कुलेट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, और ये पंप की हेल्प से सर्कुलेट करता जाएगा ऐसे, रिएक्टर से हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर से रिएक्टर में। अब आप देखेंगे जो मेरे पास हाई प्रेशर हॉट वाटर है, जो कूलेंट है, इससे मुझे हीट निकालना है, और इस हीट को निकालने के बाद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर में एक साइड से कोल्ड वाटर आएगा, एक साइड से कोल्ड वाटर आएगा, एक साइड से कैसा वाटर आएगा बेटा, कोल्ड वाटर आएगा, यहां से कोल्ड वाटर आएगा। और ये जो कोल्ड वाटर है आपका हीट एक्सचेंजर में होगा, ये इसके चारों तरफ। अब आप देखिए जो वाटर है और ये जो कोल्ड वाटर है हीट एक्सचेंजर में, ये किस प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। इसका प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो कोल्ड वाटर है, ये जो कोल्ड वाटर है, दिस इज कोल्ड वाटर। यहां से जो कोल्ड वाटर आएगा ये किस प्रेशर में होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कोल्ड वाटर एट, यहां मैं लिख देता हूं मिटा के इसको, कोल्ड वाटर एट एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कूलेंट है, ये जो कूलेंट है, रिएक्टर से कूलेंट आया, इसके पास हीट एनर्जी है, ये कूलेंट मेरा हीट एक्सचेंजर से पास करेगा। हीट एक्सचेंजर में आप देखेंगे जो मेरे पास हॉट कूलेंट है, ये इस ट्यूब से फ्लो करेगा और बेटा इसके चारों तरफ वाटर होगा। क्योंकि वाटर मेरा क्या है, उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी आपकी कूलेंट से किसमें ट्रांसफर होने लगेगी, वाटर में। क्योंकि जो वाटर है ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, तो ये हीट एनर्जी लेगा, तो ये वाला जो वाटर होगा हीट एक्सचेंजर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये जो मेरे पास हाई प्रेशर वाटर है, इसके पास हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी आपका जो है हीट एक्सचेंजर में वाटर को देगा। क्योंकि जो वाटर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, तो ये वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो आप देखेंगे हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, ये जब कूलेंट आपका हीट एक्सचेंज में जाएगा तो अपनी हीट को वाटर को देगा, क्योंकि वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा, तो ये वाटर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब ये बताओ, ये जो स्टीम जनरेट हुई है, ये जो स्टीम जनरेट हुई है, ये स्टीम तो बेटा इस वाटर से जनरेट हुई है। ये जो वाटर है, ये वाटर फ्यूल रॉड के संपर्क में है क्या, इस बार ये जो स्टीम जनरेट हो रही है वो इस वाले वाटर की वजह से हो रही है। पिछली बार क्या था, हम इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे, ये जो वाटर था मॉडरेटर या फिर कूलेंट वाला, ये तो बेटा इसमें क्या थे, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट, तो स्टीम में भी रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है। लेकिन इस बार जो है, ये जो आपका हीट एक्सचेंजर में वाटर है, ये तो बेटा इसके संपर्क में नहीं है, तो इस बार जो है जो स्टीम जनरेट हो रही है इसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए इस पाइप में थोड़ा बहुत सा लीकेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत लीकेज होने से थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव कंपोनेंट आ सकता है, लेकिन पहले के मुकाबले, पहले तो बेटा ये वाटर डायरेक्टली फ्यूल रॉड के संपर्क में था, तो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट स्टीम में ज्यादा था। लेकिन इस बार जो वाटर है वो डायरेक्ट आपके फ्यूल रॉड के संपर्क में नहीं है, तो इसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, नगण्य होगा। या फिर अगर थोड़ा बहुत आपकी जो हाई प्रेशर वाटर है अगर ट्यूब से लीक कर गया तो थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होगा, लेकिन पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका नॉर्मल प्रेशर वाटर आपके इस हाई प्रेशर कूलेंट से हीट एनर्जी को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। नाउ दिस इज द स्टीम। अब ये जो स्टीम जनरेट होगी, ये किस प्रेशर पे वाटर था, ये जो आपका वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, तो ये जो स्टीम जनरेट होगी इसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, और आप देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो 110 120 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जो स्टीम जनरेट होगी, ये जो स्टीम जनरेट हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जनरेट हो रही है, तो प्रेशर भी कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री 110 डिग्री, तो 110 डिग्री में स्टीम आ जाएगी, तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहां से जो स्टीम निकलेगी अब हीट एक्सचेंजर से, हीट एक्सचेंजर से ये जो स्टीम निकलेगी वो कैसी होगी, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, यहां से जो है क्या निकलने वाली है, स्टीम निकलने वाली है, दिस इज स्टीम। लेकिन ये जो स्टीम होगी वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे हो। ठीक है, दिस इज द स्टीम, दिस इज स्टीम। ठीक है, इतना तुम लोग बना लो, अब इसके आगे मैं तुम्हें कल बनवा दूंगा क्योंकि टाइम हो गया है मेरा। ठीक है, मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए यू कैन बी मेक द, इतना फिगर आप लोग बना ले। इसके आगे भी टरबाइन वरबाइन लगाने वाले हैं कल, कल मैं आपको इसकी वर्किंग फिर से बता दूंगा। फर्स्ट यू कैन बी मेक, इतना फिगर आप लोग बना ले, इतने फिगर में कोई करेक्शन नहीं। आगे अभी मैं टरबाइन बनाऊंगा, इसके आगे टरबाइन होगी, फिर कंडेंसर होगा और आपके पास जनरेटर होगा, कूलिंग टावर होगा, बस इतना ही लगाना है बस। ठीक है, इतना आप लोग बना लीजिए। दिख रहा है ना फिगर तुम लोगों को, सर अभी डोम बना रहे हैं, अभी डोम, ये यहां पर हेलो, ये बनेगा डोम टाइप का स्ट्रक्चर, ये यहां से बनेगा डोम टाइप का। इतनी जगह छोड़े रखना, कंक्रीट की दीवार में यहां बनाऊंगा, ये कंक्रीट की दीवार ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, जगह छोड़े रखना, ये नहीं कि तुम लोग बिल्कुल जगह वगैरह खत्म कर दो। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कि क्या है आपका कंटेंट जो है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट यहां पर जो स्टीम होगा उसमें कम होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा बहुत तुम लोगों को, क्यों पंकज, आइडिया लग रहा है ना इसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट कम क्यों होगा।
ठीक है, इतना बना लो, फिर अब कल मिलेंगे, मैं हटा नहीं रहा हूं, ठीक है। चलो अभी सर आने वाले हैं, मेजरमेंट की क्लास अब मैं बता नहीं सकता, रोज मैं बोल देता हूँ कि अब छुट्टी हो जाए क्या, वो सर आके डिसाइड करेंगे जो है, ठीक है। चलो चलो इतना बना लो, उसके बाद थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। कल मुलाकात होगी, कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, पूरे टॉपिक को, मतलब आपका हैवी वाटर रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, और मेरी कोशिश है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को भी मैं आपको कल ही पढ़ा दूं, तो उससे ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है। क्वेश्चन ही रह जाएंगे, फिर सीट लगवाना जो है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर। गुड नाइट। जो का हो गया वो अपना मीटिंग को लीव कर सकता है, नहीं बनाना चाहते तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर बाद में बना ले, वैसे बाद में बनता नहीं है, छूट जाता है, इसलिए आप अभी बना ले तो ज्यादा बेटर। दूर नहीं रख पा रहे, ठीक है। आप लोग की जो क्लास है वो 9:30 पे है, मेजरमेंट की क्लास है, ठीक है। 9:30 में आपकी क्लास है, ठीक है। हम्म, आपकी क्लास है नहीं जो है, आपकी क्लास ऑफ है जो है, थोड़ा सा सर जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं मैसेज कर देता हूँ अभी। हो गया होगा मेरे ख्याल से।